नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आज सबसे पहले बात करेंगे संसद की सुरक्षा पर आक्रामक हुए विपक्ष की। संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर क्यों भड़का हुआ है, इसकी बात भी होगी। और फिर बात दिल्ली में जहरीली होती हवा और सुप्रीम कोर्ट की फटकार की भी करेंगे। क्यों जहरीली हवा पर सरकारें कुछ भी करने में नाकाम रही हैं। तीसरी खबर होगी सबरीमाला मंदिर में बद इंतजामी से खुली केरल सरकार की पोल की। कैसे मंदिर में भक्तों ने परेशान होकर केरल के सीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और साथ ही बात होगी गुजरात में आपका क्या होगा जनाबे आली की। करते हैं दिल्ली की आबो हवा की, जो हर बीतते दिन के साथ जहरीली होती जा रही है और इतनी जहरीली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे सवाल पूछा है कि आखिर हम कब तक सोए रहेंगे। दीपावली के बाद एक बार फिर दिल्ली बुरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। क्यों, उसकी वजह भी आपको बता देती हूं। दिल्ली में दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर जा चुका है और इसे बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर AQI 400 से भी ज्यादा हो चुका है और दिल्ली के प्रदूषण में सुधार के आसार नजर नहीं आ रहे। अगले 5 से 6 दिन तक इसी तरीके के हालात बने रहने की आशंका है। आज सुबह IGI एयरपोर्ट पर AQI 355 दर्ज किया गया। न्यू मोती बाग में AQI 368 रहा। पंजाबी बाग में 397 तो आनंद विहार, मुंडका, बवाना में AQI लेवल 400 के पार जा पहुंचा है। वजीरपुर हो, विवेक विहार हो, जहांगीरपुरी हो, यहाँ का AQI 400 को क्रॉस कर चुका है। अशोक विहार, नेहरू नगर, पंजाबी बाग, RK पुरम में AQI 400 के पार है। जाहिर है कि एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन पोल्यूशन की मार से दिल्ली वाले लगातार दो चार हो रहे हैं। एक डिटेल रिपोर्ट दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर। हवा में घुला जहर, कब तक बर्दाश्त करेंगे कहर। प्रदूषण पर सुप्रीम फटकार, कब तक इंतजार। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जहरीली हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंडिया गेट पे और हमारे ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं, अपने कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इंडिया गेट है ये। आप देख सकते हैं कि ये प्रदूषण की चादर में किस तरीके से ये ढक चुका है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हल्का दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक राइट हैंड साइड पे अगर मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा दिखाने के लिए, पार्लियामेंट है और आप देख सकते हैं ये कर्तव्य पथ है पूरा। और यहाँ पे पहले ये कर्तव्य पथ जो है सुबह के समय में लोगों से खचाखच भरा रहता था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में AQI बहुत खराब श्रेणी में है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण है, जबकि ऐसा हमारे यहाँ लखनऊ में, यूपी में नहीं है। और हम लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से हैं। और सर्दी जो है यूपी की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। दिल्ली में प्रदूषण लग रहा है हमको, सांस में थोड़ा दिक्कत होती लेने में, और ठंड भी थोड़ा ज्यादा है हमारे फैजाबाद यूपी से, अयोध्या से। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को उत्तर भारत प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। सरकारों को फटकार लगाते हुए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि हम तभी जागते हैं जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इसके लिए सख्त निगरानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार को प्रदूषण स्तर को नियंत्रण करने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की है। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पराली जलाने पर लोगों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली 53% बढ़ गई है और साल 2023 में खेतों में आग लगाना कम हो गया है। सबरीमाला मंदिर में बद इंतजामी को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम है। सबरीमाला मंदिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बच्चा चीखता हुआ नजर आता है और कभी पुलिस वाले के हाथ जोड़ता दिखता है। दरअसल बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा था जो भीड़ में कहीं खो गए थे और इसके बाद ये बच्चा अकेला पड़ गया और बुरी तरह से घबरा गया। हालांकि उसी दौरान उसके पिता
उसे दिख गए और तब जाकर बच्चे ने चैन की सांस ली। आप भी देखिए इस मासूम का वीडियो, किस तरीके से परेशान हैरान ये बच्चा अपने पिता को खोजता रहा सबरीमाला मंदिर में, जो उसकी आंखों से ओझल हो गए थे। केरल सरकार का कहना है कि पहले 19 दिन हर रोज सिर्फ 62,000 यात्रियों ने पूजा की, लेकिन 6 दिसंबर के बाद यात्रियों की संख्या में या श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक से वृद्धि देखी गई। पुलिस ने भी इसे कंट्रोल नहीं किया और बीते 6 दिन से हर दिन 88,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए सबरीमाला मंदिर पहुंचते हैं। हालात यह है कि दर्शन के लिए 20 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है। इन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन का जो समय है वो 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस केरल सरकार पर हमलावर है कि ये सरकार की बदइंतजामी है। केरल में 18 पहाड़ियों के बीच बसा 800 साल पुराना सबरीमाला मंदिर फिर चर्चा में है। मंदिर की भीड़ में दर्शन का इंतजार कर रही 11 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 18 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 6 दिनों से सबरीमाला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या होने के बावजूद राज्य सरकार और प्रशासन के सारे प्रयास विफल दिखाई दे रहे हैं। आज केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं विपक्ष लगातार सबरीमाला मंदिर में बदइंतजामी को लेकर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बदइंतजामी को लेकर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की आलोचना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और परेशान लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। बदइंतजामी के बीच सीढ़ियों के पास भीड़ बेकाबू हो गई। कई श्रद्धालुओं को बैरिकेड से कूदना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम जब आए तो सिर्फ 5 विधायक ही जीते। लेकिन अब हालत यह है कि जीते हुए 5 एमएलए को बचाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी सही मंच नहीं थी। भयानी जूनागढ़ विधानसभा से आते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक भयानी ने गांधीनगर में सुबह गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने भयानी का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। इस्तीफा देने के बाद भयानी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले आप से भी इस्तीफा दे दिया और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की शान पूरे विश्व में बढ़ी है और भारत माता को नरेंद्र भाई ने एक जो ऊंचाई दी है भारतवर्ष को, इससे मैं बहुत ही प्रेरित हूं और राष्ट्रवादी व्यक्ति होने की वजह से मैं देश की सेवा आम आदमी पार्टी में रहकर नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सभ्य पद से और गुजरात विधानसभा के सभ्य पद से इस्तीफा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बिना मोहर लगे मध्यस्थता समझौते अस्वीकार्य होंगे, लेकिन शून्य नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एनएन ग्लोबल कंपनी पर दिए हुए 5 जजेस की पीठ के फैसले को पलट दिया। फैसला सुनाने वाली 7 जजेस की पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे हैं। सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 पर आए कोर्ट के पुराने फैसले को पलट दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा कि जिन समझौतों पर मोहर नहीं लगी है या फिर अपर्याप्त रूप से मोहर लगी है, वो प्रारंभ से ही शून्य या फिर अप्रवर्तनीय नहीं है, वो साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है। गैर स्टैंपिंग या फिर अपर्याप्त स्टैंपिंग एक इलाज योग्य दोष है।
स्टैंपिंग के संबंध में कोई आपत्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत निर्धारण के लिए नहीं आती है। संबंधित अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि प्राइमा फेसी मध्यस्थता समझौता मौजूद है या फिर नहीं है। समझौते पर मोहर लगाने के संबंध में कोई भी आपत्ति मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दायरे में आती है और पुराने फैसले को खारिज इसी के साथ कर दिया गया। 26 सितंबर को 5 जजेस की बेंच ने इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास रेफर किया था। आपको यह भी बता दें कि 7 जजेस की बेंच में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि बिना मुहर लगे समझौते शुरू से ही शून्य नहीं माने जाते। 25 अप्रैल 2023 को 5 जजेस की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि स्टैंपिंग का किसी समझौते की वैधता से कोई लेना देना नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसएआई ने बड़ी कार्रवाई की है और एसएआई ने दक्षिण कश्मीर में कई संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों में करीब 5 जगहों पर यह रेड की गई। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से एसएआई के अधिकारियों ने छापेमारी की। फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि एसएआई ने छापे के दौरान किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं है। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए एनआईए और एसएआई अलगाववादियों और आतंकियों के हमदर्दों पर लगातार प्रहार कर रही है। आपको यह भी बताएं कि एसएआई ने पहले से ही दर्ज आतंकी फंडिंग मामले की चल रही जांच के तहत ये रेड की है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या नगरी को सजाने का काम शुरू हो चुका है। रामलला विराजमान से पहले अयोध्या के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंदिर आने वाले हजारों सालों तक टिके रहें और इसीलिए मंदिर को मजबूती से बनाया जा रहा है और इसीलिए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए चूना, गुड़, गोंद और मेथी दाना जैसे पौराणिक सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पौराणिक पद्धति से मंदिरों का नवीनीकरण भी हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में रामलला को विराजमान करेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया जा रहा है। इन मंदिरों को आम तरीके से नहीं बल्कि खास प्रक्रिया के तहत सजाया जा रहा है। पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों में 37 मंदिरों की सूची तैयार की गई है, जिन सभी मंदिरों को पौराणिक विधि से सुसज्जित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि अयोध्या में जो पौराणिक महत्व के मंदिर हैं उनको उनका कायाकल्प किया जाए। इस दृष्टिकोण से पर्यटन विभाग ने यहाँ पर 37 मंदिरों की एक सूची बनाई जिनका पौराणिक महत्व है और जो प्राचीन है, जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से पहले चरण में 37 मंदिर लिए गए और आगे अन्य चरणों में भी सर्वे किए जा रहे हैं। अन्य मंदिरों को भी उस सर्वे के अंतर्गत लिया जा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो निर्माण कार्य है वो जिस तरह जो उनकी पौराणिकता है उसको सुरक्षित रखते हुए जिस सामग्री से उस समय निर्माण हुआ था उस सामग्री से उनका निर्माण हो रहा है।